फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था? ताजमहल का डिजाइन प्रमुख रूप से उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था, जो एक प्रसिद्ध मुगल वास्तुकार थे। इसके निर्माण की योजना और डिजाइन में कई अन्य आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों का भी योगदान था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में समाप्त हुआ। इसे सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल का एरिया लगभग 17,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें मुख्य समाधि स्थल, मस्जिद, एक बड़ा बगीचा, जल निकासी नहरें और अन्य संरचनाएं शामिल हैं। ताजमहल के पास का बगीचा और अन्य स्थान भी इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। ये सफेद संगमरमर से बना है और इसकी वास्तुकला मुगल शैली, फारसी, तुर्की और भारतीय तत्वों का मिश्रण है। ताजमहल का सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ताजमहल की निर्माण लागत उस समय लगभग 32 मिलियन रुपए थी, जो आज के समय में लगभग 70 अरब रुपए के बराबर मानी जाती है। ताजमहल को सजाने के लिए कांच और रत्नों का भी उपयोग किया गया था, लेकिन समय के साथ इनका अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन के इस अगले वाले हिस्से के अंदर क्या होता है? आपको बता दें कि दरअसल प्लेन की नाक को रीडोन कहा जाता है और इसके अंदर कई चीजें होती हैं, लेकिन इनमें सबसे मेन है वेदर रडार। इस रडार का काम पायलट को वेदर के बारे में लाइव बताना है और ये 500 किलोमीटर दूर तक के मौसम की जानकारी भी बता सकता है। यह रडार 12,500 वोल्ट से अधिक और बहुत शक्तिशाली रेडियो फ्रीक्वेंसी इमिटेड करता है। इसीलिए अगर कोई गलती से भी इस चलते रडार के पास चला जाए तो उसका काम तुरंत खत्म हो जाएगा। ये रडार एयरलाइन पायलटों को खतरनाक मौसम स्थितियों से बचने के लिए मार्ग में बदलाव करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए यह पायलटों को यह बताने में सक्षम है कि विमान के रास्ते में बारिश या तूफान है, जिससे वे उस मार्ग से बच सकते हैं और सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जब वैज्ञानिकों को किसी खतरनाक दवा, किसी केमिकल्स के साथ कोई खतरनाक टेस्ट करना होता है तो वे लगभग हमेशा चूहों को ही क्यों चुनते हैं? चूहों में मनुष्यों से कई समानताएं होती हैं, जो उन्हें मानव स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए आदर्श एक्सपेरिमेंटल जानवर बनाती हैं। चूहे और मनुष्य के शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली में कई समानताएं होती हैं, जैसे अंगों का आकार, मस्तिष्क संरचना और शरीर के रासायनिक प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया। इससे साइंटिस्ट्स को मनुष्यों पर संभावित दवाओं और केमिकल्स के इफेक्ट्स का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। इसका मतलब है कि रिसर्चर एक ही जनरेशन में कई टेस्ट्स कर सकते हैं और जल्दी से गेट रिजल्ट्स मिल सकता है। चूहे को लेबोरेटरीज में पालना आसान और सस्ता होता है। इनका आकार छोटा होता है और इन्हें कंट्रोल एनवायरनमेंट में आसानी से रखा जा सकता है। चूहे में आसानी से जेनेटिक बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे स्पेसिफिक बीमारियों या सिचुएशंस का स्टडी किया जा सकता है। इन रीजंस से चूहों का उपयोग साइंटिफिक टेस्ट्स में बहुत जनरल और इफेक्टिव होता है। फैक्ट नंबर 2, फरारी एक ऐसा नाम है जिसे किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि फरारी इतनी आइकॉनिक कंपनी है कि पैसे होने के बाद भी कोई इंसान इनकी कार अपनी मर्जी से नहीं खरीद सकता। तो फरारी ने दुनिया भर में अपनी पहचान कैसे बनाई और ये कंपनी इतनी फेमस कैसे हो गई, चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दरअसल एंजो फरारी अल्फा रोमियो नाम की कंपनी में रेस ड्राइवर थे और इनका बहुत कम समय में काफी नाम हो गया था, तो इन्होंने खुद की रेस कार कंपनी बनाने का सोचा और इनके नाम की वजह से ही इन्हें मार्केट से पैसे भी मिल गए और इन्होंने ऐसी कार बनाई जो अल्फा रोमियो की कार से भी बहुत अच्छी थी, जिसके कारण वह एक के बाद एक रेस जीतते जा रहे थे। अल्फा रोमियो ने उनकी कंपनी के अधिकांश शेयर खरीद लिए और कुछ समय बाद एंजो फेरारी को कंपनी से बाहर कर दिया, जिससे उनका ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने 1939 में फेरारी कंपनी बनाई और उनकी कारें इतनी कॉस्टली थीं कि केवल बिलियनियर ही उन्हें खरीद सकते थे और आज भी हर अमीर आदमी फरारी कार खरीदना चाहता है। बाकी दोस्तों कमेंट करके बताएं क्या आपको भी फरारी की कारें पसंद है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आज तक सिर्फ एक ही कमर्शियल प्लेन बनाया गया था जिसने पृथ्वी का पूरा चक्कर बिना रुके बिना रिफ्यूलिंग के लगाया था? जहां भारत से अमेरिका जाने में ही 17 घंटे लग जाते हैं, तो इसने सिर्फ 31 घंटों में ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया था, क्योंकि इसकी स्पीड अन्य एयरप्लेन से 2 गुनी यानी 2200 किलोमीटर थी। इसका नाम था कॉनकॉर्ड प्लेन। कॉनकॉर्ड एक सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन था जो बहुत ही तेज गति से उड़ान भर सकता था। इसका उपयोग 1976 से 2003 तक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ था। कॉनकॉर्ड ने 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी, जो जनरल कमर्शियल प्लेन की उड़ान ऊंचाई से बहुत अधिक थी। ये एयरक्राफ्ट लगभग 7,250 किलोमीटर यानी 4,500 मील की दूरी तय कर सकता था। कॉनकॉर्ड का निर्माण ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और एरोस्पातियाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसमें लगभग 100 से 120 पैसेंजर्स को बैठाने की क्षमता थी। ये प्लेन खास तौर से उच्च वर्ग के यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि इसकी कीमत काफी अधिक थी। कॉनकॉर्ड की ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बहुत अधिक थी और यह केवल एक स्पेशल क्लास के पैसेंजर्स के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे 2003 में स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि आजकल के कमर्शियल प्लेन आसमान में कितनी स्पीड से उड़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें।